फेस्टिव सीजन आने वाला है और आप 150 सीसी मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे होंगे जो कि 1.5 लाख के अंदर आपको मिल जाए ऑन रोड प्राइस में। और इस वीडियो में हम इन्हीं 3 बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैंने सिलेक्ट करके रखी हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 सबसे अच्छी 150 सीसी मोटरसाइकिल्स की जो कि आप 1.5 लाख रुपए से कम की ऑन रोड प्राइस में खरीद सकते हैं, अपने घर तक ला सकते हैं इस फेस्टिव सीजन। अब इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बाइक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, उन सारी बाइक्स को मैं टेस्ट भी कर चुका हूं, उनके डिटेल रिव्यूज भी जो है चैनल पर मौजूद हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन बाइक्स के बारे में बात करने के साथ ही साथ मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन भी देते चलूंगा कि मेरी क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है, मैं क्या इन बाइक्स के बारे में सोचता हूं और इन बाइक्स को खरीदना क्यों आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्या हर बाइक के पॉजिटिव्स हैं, क्या इनके नेगेटिव्स हैं। अभी जो 3 बाइक्स मैंने सिलेक्ट करके रखी हैं इसमें 1.5 लाख में और भी दूसरी 150 सीसी की मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं, लेकिन वो मैंने इस वीडियो में नहीं रखी हैं। पहली चीज तो ये कि मेरी पर्सनल ओपिनियन, आप लोग जो मांगते हैं कि आप अगर होते तो कौन सी बाइक खरीदते, तो इन 3 बाइक्स में से मैं कोई सी भी खरीद लेता जो मैं आपको बता रहा हूं। और किसी बाइक को ना रखने का रीजन ये नहीं है कि वो बुरी बाइक है, उसका रीजन सिर्फ सिंपली ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को बाइक रेकमेंड नहीं करना चाहता, दैट्स इट। तो सबसे पहली बाइक से स्टार्ट करते हैं जो कि है यामाहा की तरफ से आने वाली यामाहा FZ। इस बाइक के बारे में जब भी मैं 150 सीसी सेगमेंट की बात करता हूं तो इसका नाम आपने मेरे मुंह से हमेशा सुना होगा। अब जब मैं FZ के बारे में बात कर रहा हूं तो उसमें FZ SFI वर्जन 4 भी इंक्लूडेड है, FZ FI भी है, FZ SFI वर्जन 3 भी है। तो प्राइस के बारे में बात करते हैं, 1,39,000 की ऑन रोड प्राइस लोएस्ट वेरिएंट की आपको मिल जाती है। अगर आप टॉप एंड मॉडल पर जाते हैं तो 1,49,000 रुपीज की ऑन रोड प्राइस पर यह बाइक आपको मिल जाएगी। ऑन रोड प्राइस में आपको अभी भोपाल की बता रहा हूं, हो सकता है ये हर सिटी में हर स्टेट में वेरी करे, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस अलग अलग होने की वजह से। तो मिलता है 149 सीसी का इंजन जो कि 12.2 PS की मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 13.3 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क। 150 सीसी सेगमेंट में ये जो इंजन है ना सबसे कम पावर बनाकर देता है, तो जब आप इस बाइक को चलाएंगे वो चीज आपको फील होगी, लेकिन उतनी ज्यादा नोटिसेबल फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, इस बाइक का वेट बहुत कम है, 136 kgs का लाइटेस्ट कर्व वेट ये वे करती है। और इसका जो वेट कम होने की वजह से क्या है, पावर टू वेट रेशियो अच्छा है, इंजन को क्या है ज्यादा वेट नहीं उठाना पड़ता और उसी वजह से इंजन पर लोड कम होने की वजह से इंजन में आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पावर की कमी नहीं है। तो ऑन पेपर इस बाइक की पावर कम है, लेकिन जब आप इसको चलाएंगे तो चलाते टाइम आपको उतनी ज्यादा पावर की कमी महसूस नहीं होगी। 5 स्पीड गियरबॉक्स इंजन में आपको मिल जाता है, एयर कूलिंग सिस्टम के साथ ये आती है। और ये जो इंजन है ये यामाहा के लाइनअप में काफी टाइम से आ रहा है, FZ वर्जन 2 में भी यही इंजन आया था और इसी बाइक को मैं भी पर्सनली ओन कर चुका हूं, FZ वर्जन 2 को। तो इंजन जो है वो काफी रिलायबल है, इंजन में आपको कोई मेजर इश्यूज नहीं आएंगे। और अगर आप इस बाइक को अभी खरीद भी लेते हैं और आप आने वाले 5 से 10 साल अगर इसको यूज करते हैं और सपोज इस बाइक को कंपनी बंद भी कर देती है तो इसके पार्ट्स का प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, आपको पार्ट्स आने वाले 10 साल तक इसके मिलते रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक इशू ये है कि यामाहा के जो शोरूम्स हैं वो हर जगह पर नहीं है, जैसे कि रूरल एरियाज देख लें आप, वहां पर यामाहा के शोरूम्स आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इशू है यामाहा के साथ, जो कि यामाहा बाय द टाइम इंप्रूव कर रहा है। डिजाइन के बारे में मैं कुछ खास बात नहीं करूंगा बिकॉज डिजाइन एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। हो सकता है आप लोगों व्यूअर्स में से ही कोई एक ऐसा व्यूअर हो जिसको पसंद आ रहा हो, कोई एक ऐसा व्यूअर हो जिसको पसंद नहीं आ रहा हो। मुझे पर्सनली इसका जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा ओवर बल्की कर दिया है, ओवर मस्कुलर कर दिया है और ओवर कर्वी डिजाइन कर दिया है। तो वो जो एक स्पोर्टी और चिजल्ड लुक था ना FZ वर्जन 2 में, वो लुक कंपनी को कैरी फॉरवर्ड करना था वर्जन 3 और वर्जन 4 में, लेकिन कंपनी ने जो वर्जन 3 और वर्जन 4 में लुक बिगाड़ दिया है, उस वजह से भी FZ की सेल्स को थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आया है। इंजन के बारे में बात करें, जब आप बाइक को चलाएंगे तो बाइक में मिड रेंज परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग मिल जाता है आपको। 2 लोग जब आप बैठ के चल रहे हैं और बहुत ज्यादा हिली एरियाज में चल रहे हैं तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ पावर की जो है डिलीवरी थोड़ी सी कम है इंजन में, वहां पर आपको पावर की कमी डेफिनेटली महसूस हो जाएगी। लेकिन जब आप बाइक को चला रहे हैं तो सबसे पहली चीज, बाइक का इंजन रिफाइनमेंट टॉप नॉच है, बहुत स्मूथ इंजन है और आप हाई आरपीएम्स पर भी लेकर जाएंगे तो स्मूथनेस इंजन में काफी अच्छी है। एक वो हार्श और रफ इंजन वाला फील आपको इस बाइक में नहीं आएगा। सीट जो है वो आपको सिंगल सीट सेटअप मिल जाता है। फैमिली के लिए मैं आपको इतना अच्छे से इसको रेकमेंड नहीं कर सकता बिकॉज जो इसकी सीट है ना उसमें स्टेप अप है, स्टेप अप होने की वजह से लेडी पिलियन के लिए थोड़ा सा एक इशू हो सकता है उस पर बैठने में। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो FZ का सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छा है और सिटी के लिए, खराब रोड्स के लिए भी आप इसको बाइक को आराम से यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि 4 कॉइल सील्स FZ की जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4 कॉइल सील्स कभी भी बंप में आने की वजह से खराब नहीं होती हैं। 4 कॉइल सील्स जनरली खराब होती हैं जब आप बाइक को गंदा रखते हैं, उधर डर्ट एंड डेब्री कलेक्ट हो गई और जब आप सस्पेंशन दब रहा है गाड़ी चलते में तो वो डर्ट एंड डेब्री जो है ऑयल सील को काट देती है अंदर जाके। तो स्पोर्टी लुकिंग मोटरसाइकिल्स में कंफर्ट के मामले में FZ मुझे काफी पसंद है। सीट इसकी अच्छी है, सीट कुशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सीट में जगह थोड़ी सी कम है, बस ये एक इशू है। सस्पेंशन सेटअप भी काफी अच्छा है और उसके बाद जो इस बाइक की सबसे अच्छी चीज है वो है इसकी हैंडलिंग, डायनेमिक्स एंड कंट्रोलिंग। मतलब अगर आप जब बाइक को चलाएंगे तो बाइक एजाइल फील होती है क्योंकि लाइट वेट है। सिटी ट्रैफिक में भले ही आपको देखने में बाइक जो है वो स्टाइलिंग के हिसाब से ऐसा लगेगा बाइक बहुत भारी भरकम है, लेकिन सिटी ट्रैफिक में जब आप इसको चलाएंगे
तो आपको लगेगा कि बहुत एफर्टलेस हैंडलिंग है इसकी, बहुत आराम से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। आपको हैंडल करते में बाइक को थकान नहीं होगी। सबसे पहली चीज, बाइक की स्टेबिलिटी हाई स्पीड्स पर काफी अच्छी है, तो हैंडल वॉबलिंग का कोई इशू नहीं है। टायर्स जो है वो काफी फैट हैं, 140 सेक्शन का रेयर टायर है, 100 सेक्शन का फ्रंट टायर है। फैट टायर्स की वजह से आपको ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है, सेफ्टी भी अच्छी मिल जाती है, सिंगल चैनल एबीएस भी आपको मिल जाता है। और ब्रेक्स के बारे में बात करें तो ब्रेक्स भी काफी अच्छे मिलते हैं। तो ओवरऑल बाइक में कंट्रोलिंग, हैंडलिंग, ये सारी चीजें अच्छी हैं जो एक बाइक के फील को एनहांस करती हैं। बाइक के माइलेज के बारे में हम बात करें तो इस एफजी को मैं हमेशा 150 सीसी में इसलिए रखता हूं और स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को ज्यादा रिकमेंड करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास, हर एक इंसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हमेशा एक जो है कम माइलेज देने वाली बाइक को अफोर्ड कर सके। तो आप एक ऐसी बाइक लीजिए जिसको आप आसानी से अफोर्ड कर सकें, पॉकेट फ्रेंडली रहे। और स्टूडेंट्स को इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि माइलेज ज्यादा है। माइलेज आपको ये 50 तक का दे देती है अगर आप आराम से इसको चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, 60-70 की स्पीड के अंदर रखे हुए हैं। और आरपीएम्स भी जो है इंजन के अगर आपने कम रखें तो माइलेज 45 से 50 kmpl कहीं नहीं जाएगा। इनफैक्ट मैंने अपनी एफजी से 56 kmpl तक का भी माइलेज निकाला है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 165 mm का है जो कि डिसेंट है इंडियन स्पीड ब्रेकर्स क्लियर करने के लिए। फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो फीचर्स हाँ इसमें ओके ओके मिल जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा फीचर लोडेड बाइक नहीं है ये कि आपको इसमें लैप टाइमर या रेस टाइम फीचर्स कुछ इस टाइप के मिल रहे हो, वो सारी चीजें नहीं मिलती। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो आपको मिल जाती है पर इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं मिलता। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आप इसमें लास्ट पार्क, लोकेशन, कॉल अलर्ट, एसएमएस अलर्ट ये सब देख सकते हैं, बट नेविगेशन आपको नहीं मिलता। और एफजी एक ऐसी बाइक है जिसको मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लॉन्ग टूर्स पर लेकर जाएगा, बहुत कम लोग होंगे जो लेके जाएंगे। तो अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिस सिटी में मैं रह रहा हूं वहीं पर बाइक खरीद रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली उसके रास्ते पता ही होंगे। सेकंड मोटरसाइकिल हमारे पास आती है बजाज की तरफ से जो कि है पल्सर N150। 1,45,000 रुपीज की ऑन रोड प्राइस से स्टार्ट होती है। सिंगल डिस्क वेरिएंट आपको मिल जाता है और अगर डुअल डिस्क वेरिएंट चाहिए तो 1,50,000 रुपीज आप पे करेंगे। अब बजाज के लाइनअप में दो 150 सीसी के मोटरसाइकिल्स मौजूद हैं। एक पल्सर 150 है जो कि आप लोगों ने देखी होगी, उससे सब लोग रूबरू होंगे। एक बजाज पल्सर N150 है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। पल्सर 150 इसलिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि पल्सर 150 आउटडेटेड इंजन के साथ आती है, थोड़ी सी रफ राइड क्वालिटी है और गियरबॉक्स भी उतना स्मूथ नहीं है। पल्सर N150 में भी आपको 149 सीसी का इंजन मिल जाता है, 14.3 PS की मैक्स पावर मिलती है एंड 13.5 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क मिलता है। एयर कूलिंग के साथ इंजन आता है, किक स्टार्ट भी आपको इसमें मिल जाता है और उसके साथ ही हाँ एफजी में बताना भूल गया था कि एफजी में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता, पर उसकी नीड आपको नहीं लगेगी। इसमें आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है, सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, इंजन एयर कूलिंग के साथ आता है। जो पावर है वो एफजी से इसमें आपको ज्यादा मिल जाती है, लेकिन जो इसका वेट है वो भी एफजी से ज्यादा है। वेट में ये एफजी से 9 to 10 kg हैवी है, 145 kg का इसमें आपको कर्व वेट मिल जाता है। तो एफजी और जब ये दोनों आप बाइक चलाएंगे तो आपको इस बाइक में थोड़ा सा लो एंड टॉर्क जो है वो ज्यादा फील होगा, बिकॉज जो है इसमें पावर थोड़ी सी आपको ज्यादा मिल जाती है। मिड रेंज परफॉर्मेंस इसमें भी स्ट्रांग मिल जाता है, टॉप एंड परफॉर्मेंस कोई खास नहीं मिलता बिकॉज 2 वाल्व इंजन है। और एफजी में भी सेम केस है। एफजी में भी क्या है, इंजन की रेव्स तो क्लाइंब करती रहती है, आरपीएम क्लाइंब करता रहता है, लेकिन पावर इंजन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है बिकॉज 2 वाल्व इंजन है। ये दोनों बाइक्स 2 वाल्व इंजन है। कुल मिलाकर दोनों बाइक्स का सेम ही नेचर मिलता है। 790 mm की इसकी भी आपको सीट हाइट मिल जाती है, तो शॉर्ट राइडर्स इसको भी आराम से जो है चला सकते हैं। सस्पेंशन सेटअप के बारे में बात करें तो इसका जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी काफी अच्छा है, प्लस राइड क्वालिटी के साथ आता है। तो अगर आप सिटी के खराब रोड्स या कॉलोनी के खराब रोड्स पर जा रहे हैं तो वहां पर ये बाइक आपको अच्छे से एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करेगी। जो इसके सस्पेंशंस हैं वो बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें भी एफजी जितना ही सेम ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 165 mm का, जो कि इंडियन स्पीड ब्रेकर्स क्लियर करने के लिए सूटेबल रहने वाला है। इंजन में मिड रेंज परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, लेकिन इंजन 6000-7000 आरपीएम के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि इंजन बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है इंजन पर और इंजन वाइब्रेट करने लगता है। तो हाई आरपीएम्स पर इसमें वाइब्रेशंस एफजी के कंपैरिजन में ज्यादा नोटिसेबल आपको फील होंगे। हैंडलिंग के बारे में बात करें तो N150 की हैंडलिंग उतनी निम्बल एंड एजाइल आपको नहीं मिलती है। हैंडलिंग से थोड़ी सी ये बाइक जो है मात खा जाती है। हालांकि जो इसके ब्रेक्स हैं वो काफी अच्छे मिल जाते हैं, तो फ्रंट ब्रेक और रेयर ब्रेक दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिंगल चैनल एबीएस बाइक में मिल जाता है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज इंडिकेटर, ये सब आपको मिल जाता है, लेकिन हाँ उसमें भी आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अब पल्सर N150 में एफजी के कंपैरिजन में एक फायदा आपको ये मिल जाता है कि इस N150 में जो सीट है वो काफी अच्छी मिल जाती है। सीट इसकी एफजी के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेशियस मिलती है और स्टेप अप भी कम है। स्टेप अप कम होने की वजह से ये कि अगर आप फैमिली वाले एक मिडिल एज पर्सन है, आपको फैमिली के साथ भी ट्रैवल करना है, तो N150 एफजी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी आपके लिए रहेगी। और फैमिली के लिए मैं सिंपली बताऊं तो आप एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लेकर देखिएगा N150 और N160 की। हो सकता है फैमिली के साथ जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो N150 आपको थोड़ी सी कम पावरफुल लगे, N160 को जो है चलाने में आपको ज्यादा मजा आए। बट अगर आपका एक
स्ट्रिक्ट बजट कंस्ट्रेंट है और वहां पर आप जो है उसे फॉलो कर रहे हैं तो N150 पर आप फैमिली के लिए जो है ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं। पल्सर N150 का माइलेज सिटी ट्रैफिक में राइड करते टाइम आपको मिलेगा 45 से 48 kmpl तक का। अब आप अगर इसको हार्श राइडिंग करते हैं या पीछे बहुत ज्यादा लोग बिठा लेते हैं तो उस वजह से माइलेज जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है। अब इस वीडियो की थर्ड बाइक पर आ जाते हैं जो कि सबसे सस्ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं होंडा यूनिकॉर्न के बारे में। 1,34,000 रुपीज की ऑन रोड प्राइस में ये भोपाल में आपको मिल जाएगी। होंडा यूनिकॉर्न के बारे में सब लोगों ने सुना होगा और कुछ पिछली वीडियोस में मैंने होंडा यूनिकॉर्न को अपनी वीडियो में नहीं रखा था, स्पेशली बेस्ट 160 सीसी की मोटरसाइकिल्स में। तो वहां पर लोगों ने पूछा था कि होंडा यूनिकॉर्न में 160 सीसी इंजन है, इसको क्यों नहीं रखा है। वो इसी वजह से नहीं रखा था बिकॉज होंडा यूनिकॉर्न की जो प्राइस है वो उस सेगमेंट में फॉल करती नहीं है होंडा यूनिकॉर्न, बिकॉज 160 सीसी की अब जितनी मोटरसाइकिल्स हैं वो सारी स्पोर्टी सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स हैं। वहां पर होंडा यूनिकॉर्न खरीदने वाले बायर्स कम हैं। होंडा यूनिकॉर्न का जो इंजन है वो 160 सीसी का मिल जाएगा, बट इसकी जो प्राइस रखी है कंपनी ने वो 150 सीसी सेगमेंट के लिए रखी है। तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है जो हम इस वीडियो में रख रहे हैं। अगर आप 150 सीसी सोच के खरीद रहे थे तो आपके जो बजट है उसके ऊपर नहीं जा रही है बाइक, 1.5 लाख के अंदर ही रहेगी, लेकिन इंजन आपको इसमें 160 सीसी का मिलता है। 162 सीसी का इंजन मिलता है, 12.7 PS की मैक्स पावर मिलती है एंड 14 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क मिल जाता है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ इंजन मेटेड है, एयर कूलिंग के साथ आपको मिल जाता है और इसमें कोई फालतू के फीचर्स कंपनी ने बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। ये बिल्कुल एक नो नॉनसेंस रॉ मोटरसाइकिल है। फीचर्स इसमें आपको कुछ खास नहीं मिलते हैं, नॉर्मल बेसिक से फीचर्स आपको मिल जाते हैं। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। किक स्टार्टर बाइक में मिल जाता है, सेंटर स्टैंड बाइक में मिल जाता है। और ये जो थर्ड बाइक जिसके बारे में हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं होंडा यूनिकॉर्न के बारे में, इस बाइक को आप मान सकते हैं कि ये तीनों बाइक्स में सबसे कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। जो इसकी सीट है वो काफी लंबी है। फैमिली वालों के लिए मैं इसको आंख बंद करके रेकमेंड कर सकता हूं। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करने की सोच रहे हैं और आपको 3 लोग भी अगर बिठाने, जो कि मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता, अगर आपको बिठाने तो आप ये बाइक पर जा सकते हैं। तो फैमिली के साथ डेली कम्यूटिंग करने के लिए होंडा यूनिकॉर्न एक ऐसी बाइक है जो कि आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसकी सीट से लेकर इसके सस्पेंशन सेटअप तक अगर बात करें तो कंफर्ट आपको इसमें काफी अच्छा मिलेगा, प्लस राइड क्वालिटी मिल जाती है। हैंडलिंग के मामले में उतनी शार्प एंड स्पोर्टी हैंडलिंग आपको नहीं मिलेगी और ऑब्वियसली अगर कोई होंडा यूनिकॉर्न ले रहा है तो वो डेली कम्यूटिंग के लिए ले रहा है, ना कि स्पोर्टी राइडिंग फील के लिए। तो होंडा यूनिकॉर्न में अच्छा कंफर्ट आपको मिल जाता है और होंडा यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी भी इन बाइक्स कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर आपको मिलती है। बिल्ड क्वालिटी होंडा यूनिकॉर्न में जो आपको मिलती है, टैंक भी आपको सॉलिड मेटल का मिल जाता है, बहुत सारे मेटल पार्ट्स का कंपनी ने इसमें यूज करा है और जो इसके टायर्स हैं वो उतने स्पोर्टी आपको नहीं मिलते, थोड़े से नैरो टायर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, जो होंडा यूनिकॉर्न का माइलेज आपको मिलेगा वो मिलेगा 50 kmpl के आसपास का। तो माइलेज के मामले में भी बाइक जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करती है। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, इन तीनों बाइक्स में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में मिलता है 187 mm का। अगर आप किसी एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल को देखते हैं तो वहां पर ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm तक का या 210 mm तक का मिलता है उनमें। तो 200 mm से कम 13 mm कम आपको मिल जाता है इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस बाइक को अगर आप रूरल एरियाज में लेकर जाना चाह रहे हैं, खराब रोड्स पर चलाना चाह रहे हैं तो बेफिक्री से चला सकते हैं। एक तो रगेड है, मेटालिक पार्ट ज्यादा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। होंडा यूनिकॉर्न का इंजन काफी टाइम से मार्केट में है, इंजन के पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी आपको आसानी से अच्छी रहेगी और जो इसके जो टैंक वैंक ये जो पैनल्स हैं, ये सारी पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी आपको काफी टाइम तक काफी अच्छी बनी रहेगी। तो अगर आप होंडा यूनिकॉर्न अभी खरीदते हैं तो 5 से 10 साल पार्ट्स अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। होंडा यूनिकॉर्न का जो वेट है वो FZ और N150 के बीच में आ जाता है, यानी कि 140 kgs का आपको इसमें कर्व वेट मिल जाता है। सीट हाइट इसकी 798 mm की है, जो कि थोड़ी सी आपको ज्यादा फील हो सकती है, लेकिन शॉर्ट राइडर्स को भी कोई इतना मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा बैलेंस करने में बाइक को। ब्रेकिंग बाइक की काफी अच्छी मिल जाती है, बाइक को चलाना जो है सिटी ट्रैफिक में काफी ईजी हो जाता है। टर्निंग रेडियस भी काफी शॉर्ट है, तो ये आसानी से जो है टाइट टर्न्स में टर्न हो जाती है। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर हैं, आपको कॉलेज लेकर जाना है, तो यूनिकॉर्न से बेहतर आपके लिए N150 और FZ रहेंगी, बिकॉज यूनिकॉर्न जो है वो स्पेशली फैमिली वालों के लिए ज्यादा अच्छी है या जिनको बहुत देर तक बाइक पर बैठ के चलना है उनके लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि यूनिकॉर्न में टोटली आपको जो है कंफर्ट मिलेगा और इंजन रिलायबिलिटी मिलेगी। और N150 की हाँ एक कमजोरी मैं आपको बताना भूल गया था कि N150 के जो टायर्स हैं वो काफी नैरो मिलते हैं, 120 सेक्शन का रेयर टायर मिल जाता है। तो N150 से आप कॉर्नरिंग और वो थोड़ी स्पोर्ट्स राइडिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको स्पोर्टी फील चाहिए, स्पोर्टी राइडिंग करनी है, तो FZ ज्यादा आपको पसंद आएगी। FZ जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बात करें तो FZ सबसे पहले अच्छे से स्पोर्टी फील आपको दे देगी, थोड़ा स्पोर्टी फील आपको आ जाएगा। अगर आप यंगस्टर हैं तो FZ आपको पसंद आएगी। उससे कम स्पोर्टी फील चाहिए तो N150 आपके लिए है, और उससे भी कम स्पोर्टी फील चाहिए और स्पोर्टी फील चाहिए ही नहीं है, सिर्फ कम्यूटर फील चाहिए, तो यूनिकॉर्न आपके लिए है। अब ये तीनों बाइक्स के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, इसके पॉजिटिव बता दिए, नेगेटिव बता दिए, कौन से राइडर्स को पसंद आएगी, कौन से राइडर्स को पसंद नहीं आएगी, ये सब चीजें भी बता दी हैं। ये जो तीनों बाइक्स हैं ये मेनली सिटी के लिए, राइडिंग के लिए बनी है, बिकॉज तीनों में 2 वाल्व इंजन आता है। लेकिन अगर आप हाईवेज पर लेकर जाते भी हैं और 200, 300, 400 किलोमीटर की भी लॉन्ग राइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। हाँ, हाईवे पर आपको थोड़ी सी पावर की कमी महसूस हो सकती है, दैट्स इट।
कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाईवे पर भी आप जा सकते हैं। और 1,50,000 का अगर आपका बजट है तो ये 3 बाइक्स मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छी बाइक्स हो सकती हैं। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को जज करके ये पहचान सकते हैं कि कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी होगी, और आप तीनों बाइक्स के लिए जाकर टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं ताकि आप एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।